हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, यानी आज हम लोग नाजी कैसे बढ़ा और हिटलर का राइज कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 का स्प्रिंग सीजन था। 11-year-old जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमथ, ठीक है, हेलमुथ जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक 11 साल का जर्मनी का एक लड़का है जिसका नाम है हेलमुथ, अपने बेड पे वो सोया हुआ है, वाज लाइंग इन बेड व्हेन यू ओवर हर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग समथिंग इन द सीरियस टोन। तो उस समय सुना वो अपने पेरेंट्स को कि उसके पेरेंट्स कुछ सीरियसली बात यहाँ पे कर रहे थे। हिज पेरेंट्स प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके पेरेंट्स जो थे एक काफ़ी नामी फिजिशियन थे। डेलिब्रेटेड विथ हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द इंटायर फैमिली। अपने वाइफ से बात कर रहे थे कि क्या टाइम आ चुका है कि अपने पूरे फैमिली को मार दिया जाए और ही शुड कमिट सुसाइड लोन, या फिर वो खुद मर जाए, है ना। अपने वाइफ से उसके पिताजी उसके माँ से बात कर रहे थे। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज। तो उसके पिताजी डरे हुए थे फियर ऑफ रिवेंज से, मतलब बदले की भावना से डरे हुए थे। उनको डर था कि कोई उनसे बदला लेगा। सेइंग नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल एंड जीव। तो वो कह रहे थे डरते हुए कि एलाइज जो है, एलाइज पावर क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। यदि आप सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़े हो, ठीक है, तो आपको एलाइज पावर के बारे में पता होगा। तो एलाइज हम लोग के साथ वही करेंगे जो हम लोग उनके साथ किए हैं, जो हम लोग जीव के साथ किए हैं। जीव एक अलग रिलीजन आप यहाँ पे मान सकते हैं, या फिर एक अलग सेक्शन है सोसाइटी का। उन लोगों के साथ जो हम किए हैं एलाइज, जब वो हम लोग के साथ वही करेंगे। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड्स। वुड्स मतलब जंगल होता है ना, जब वुड में पुलर लगा दिया तो जंगल हो जाता है। तो अगले दिन हेलमुथ को जो है उसके पिताजी जंगल ले गए। वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जहाँ पे अपना अंतिम खुशी का समय बिताने के लिए वो लोग गए। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग। लेटर हेलमुथ फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। बाद में उसके पिताजी उसके अपने ऑफिस में ही खुद को गोली मार लिए। हेलमुथ रिमेंबर डेट ही सॉ हिज फादर ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस। हेलमुथ को अभी भी याद है कि अपने पिताजी को देखा था, उनका खून से रंगा हुआ यूनिफॉर्म को देखा था जलाते हुए। सो ट्रॉमेटाइज्ड वाज ही by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years। क्या कह रहा है, तो इससे इतना वो डर गया कि अगले 9 साल तक वो कुछ नहीं खाया। ही वॉज afraid that his mother might poison him। उसको ये डर था कि उसकी माँ जो है, मतलब अपने घर पे नहीं खाया, मतलब कि ऐसा नहीं था कि 9 साल खाना नहीं खाया, अपने घर पे नहीं खाया, और इस डर से नहीं खाया कि उसकी माँ उसको पॉइजन दे देगी, क्योंकि वो सुन लिया था अपने पिताजी को अपने माँ से बात करते हुए कि अब समय आ गया है कि या तो हम लोग पूरे फैमिली एक साथ मर जाएं या फिर खुद सुसाइड कर लें। Although Helmut may not have realized all that meant, his father had been a Nazi and supporter of Adolf Hitler। तो हालांकि हेलमुथ को सब कुछ नहीं पता था कि आखिर ये हुआ क्यों, मेरे पिताजी खुद को गोली क्यों मारे या फिर ऐसे बात क्यों कर रहे थे, उसको कुछ नहीं पता था। उसके पिताजी एक नाजी सपोर्टर थे, हिटलर के सपोर्टर थे। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजी एंड हिटलर। आप लोग में से कई लोग नाजी और हिटलर के बारे में पहले से जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते होंगे तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। You probably know of Hitler's determination of making Germany into mighty power and his ambition of conquering all of Europe। आप शायद जानते हो कि हिटलर का डिटर्मिनेशन क्या था कि जर्मनी को एक काफ़ी पावरफुल बनाया जाए और पूरे यूरोप को कब्जा में किया जाए, पूरे यूरोप को अपने कब्जे में लिया जाए। बट यू हैव हर्ड दैट ही किल्ड जीव। लेकिन इसी दरम्यान वो जीव को मार दिया। जीव धर्म के जो लोग थे या जीव सेक्शन के जो लोग थे, यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी इसी कैटेगरी जीव से आते थे, है ना, और इसी डर से वो अमेरिका चले गए थे। पहले वो जर्मनी में ही रहते थे। But Nazism was not one or two isolated acts, it was a system, a structure of idea about the world and politics। क्या कर, लेकिन नाजिज्म जो है ये कोई शब्द नहीं है या फिर कोई एक दो काम नहीं है, बल्कि एक आइडिया है जो पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में काफ़ी फेमस आइडिया है, एक स्ट्रक्चर है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वालों। अब हम लोग ये पढ़ने जाते हैं कि नाजिज्म आखिर है क्या, है ना। क्या नाम, हेलमुथ के पिताजी अपने आप को क्यों मारे। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज। मई 1945 में जर्मनी ने अलाइज के सामने सरेंडर कर दिया। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन द बर्लिन बैंकर इन अप्रैल एट द एंड ऑफ द वॉर। तो क्या करें कि ऐसा एंटिसिपेट करते हुए, ऐसा अनुमान करते हुए जो समय आ रहा है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसका अनुमान, हिटलर और उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबेल। हिटलर और उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर का नाम था गोबेल, और उसके इंटायर फैमिली सुसाइड किया कहाँ पे, तो बर्लिन बंकर में अप्रैल में। ठीक है, बर्लिन बंकर में अप्रैल में सुसाइड किया कि डर से, कि जैसे यहाँ पे देखें कि हेलमुथ के पिताजी जिस डर से सुसाइड किया वैसा ही डर हिटलर को भी हो चुका था। एट द एंड ऑफ वार एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नोवेम्बर प्रोसिक्यूट नाजी वाज क्रिमिनल फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी।
जब लड़ाई खत्म हुआ, सेकंड वर्ल्ड यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एक बना था, नुरेम्बर्ग में बना था, नुरेम्बर्ग एक शहर का नाम है, वो सेटअप किया गया था इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। और उस ट्रिब्यूनल का काम क्या था, तो प्रोजिक्यूट यानी नाजी लोगों को दोषी ठहराना, नाजी को दोषी ठहराना, किस काम के लिए, तो फॉर क्रिमिनल ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट पीस, ठीक है, वार क्रिमिनल के रूप में, नाजी को वार क्रिमिनल यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के रीजन के रूप में, कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ वो इन्हीं लोगों के कारण हुआ, उसके रूप में। क्राइम अगेंस्ट में शांति के अगेंस्ट क्राइम के रूप में, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, शांति के साथ ही ह्यूमैनिटी मानवता के लिए भी क्राइम है, उसके लिए। जर्मनी कंडक्टिंग ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शंस विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जर्मनी जो भी लड़ाई के समय किया, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय किया, उसको कहा गया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। रेज सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चन, कुछ सीरियस मोरल और एथिकल क्वेश्चन यहाँ पे उठाया। अब पूरे दुनिया से इस बात का विरोध हुआ, कड़ी निंदा हुआ, जो बोलते हैं ना राजनाथ सिंह हमारे यहाँ के जो हैं कि कड़ी निंदा करते हैं, तो उसी तरह से पूरी दुनिया में हिटलर जो भी करता था उसका कड़ी निंदा हुआ था, है ना। अब अलाइज के बारे में जान लेते हैं। द अलाइज पावर इनिशियली लेड बाय यूके एंड फ्रांस, अलाइज पावर एक ग्रुप था जो सेकंड वर्ल्ड वार में एक टीम के रूप में काम करता था। शुरू में इसमें यूके और फ्रांस था, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस था। 1941 में इसमें यूएसएसआर यानी कि रसिया और यूएसए दोनों जुड़ा, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में कौन था, तो एक्सिस पावर था, जिसमें जर्मनी था, इटली था, जापान था, है ना। तो ये सब एक्सिस पावर में आते थे, और अलाइड पावर में आते थे यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस, ये सब आते थे, ठीक है। आगे भी देखा जाए तो अंडर द साइड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार जर्मनी हैज वेज्ड जीनोसाइडल वार, तो क्या करें, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उसी दरमियान जर्मनी एक जीनोसाइडल वार चालू किया। जीनोसाइड का अंदर जब बड़े स्केल पे लोगों को मारा जाता है, और भी एक खास मतलब सिलेक्टिव लोगों को मारा जाता है, तो उसको जीनोसाइड बोलते हैं। विच रिजल्टेड इन मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूड 6 मिलियन जीव, जितने लोग मारे गए उसमें 6 मिलियन यानी 60 लाख जीव लोग थे। आज मेनली जीव लोग जो है इजराइल में रहते हैं, ठीक है, इजराइल में आज मेनली जीव लोग रहते हैं। तो जिसमें 60 लाख जीव थे, 2 लाख जिप्सी थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन थे, पॉलिश मतलब पोलैंड के लोग थे, 1 मिलियन यानी 10 लाख। 70,000 जर्मनी के थे। तो जर्मनी वाले को हिटलर क्यों मारता था, तो क्योंकि ये मेंटली और फिजिकली डिजेबल्ड थे, ठीक है। बिसाइड इननुमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट, इसके साथ ही कई पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, मतलब कि जो जर्मनी को हिटलर को सपोर्ट नहीं करते थे पॉलिटिकली, ऐसे लोग भी थे। नाजी डिवाइड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन ऑफ किलिंग पीपल, नाजी जो है एक अलग ही एक मेथड अपनाया था लोगों को मारने के लिए। दैट इज पासिंग देम इन अ वेरियस किलिंग सेंटर, तो जैसे एक किलिंग सेंटर बना के रखता था, उसी में लोगों को गुजार देता था, मतलब कि लोगों को डाल देता था और वहाँ पे लोग मर जाते थे। गैस चैम्बर बनाया था। द नुरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस टू ओनली इवन 11 लीडिंग नाजी टू डेथ। हालांकि जो नुरेमबर्ग ट्रिब्यूनल बना था, ना नुरेमबर्ग में, वार के बाद, लड़ाई के बाद जो ट्रिब्यूनल बना था नुरेमबर्ग में, ठीक है, मात्र 11 लोगों को यहाँ पे डेथ का सेंटेंस दिया। नाजी लोग, नुरेमबर्ग ट्रिब्यूनल का क्या काम था, नाजी लोगों को दोषी ठहराना, उन लोगों को सजा देना। तो मात्र 11 लोगों को लोग सजा दिया, इतने लोगों को मारने के जुर्म में, है ना। 6 मिलियन जीव, 2 लाख जिप्सी, 1 मिलियन पॉलिश, 70,000 जर्मन, इतने लोगों को मारने के जुर्म में यहाँ पे नुरेमबर्ग में सिर्फ 11 लोगों को मारा गया। मतलब नाजी के 11 लोगों को मारा गया नुरेमबर्ग ट्रिब्यूनल के द्वारा। कुछ लोगों को जेल भेजा गया। द रिट्रीब्यूशन डिडंट कम एट द पनिशमेंट ऑफ द नाजी वाज फार शॉर्ट ऑफ ब्रुटलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम। तो क्या करेगा, नाजी को जो पनिशमेंट मिला वो लोग जो क्राइम किया था उसके मुकाबले काफ़ी कम था। द अलाई डिडंट वांट टू बी हार्श एज डिफीट जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या करे, अलाई जो है इतना हार्श यहाँ पे नहीं होना चाहता था। एवरीवन केम टू फील द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, तो हर कोई यही कहता था कि नाजी जर्मनी में जो भी हुआ ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो सीक्वेंस था, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ जो अन्याय किया गया उसी का रिजल्ट था, ठीक है। मतलब जर्मनी वाले लोग इतने गुस्से क्यों थे, जो हिटलर था इतना गुस्सा में क्यों इस तरह से काम किया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ जर्मनी के साथ काफ़ी अन्याय हुआ था। अब वो क्या अन्याय हुआ था, क्या एक्सपीरियंस था, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जीनोसाइडल का मतलब होता है किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, है ना। किसी एक सेक्शन के कई लोगों को मारना, यहाँ पे लार्ज स्केल पे मारना, उसको हम लोग जीनोसाइड बोलते हैं। अब बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, तो सबसे पहले हम लोग वेमर रिपब्लिक का जन्म कैसे उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जाना पड़ेगा। जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में पावरफुल एम्पायर था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार अलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर, तो ऑस्ट्रियन एम्पायर की तरफ से एलाइज के अगेंस्ट लड़ा था। इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया सब अलाइज में आते थे, ठीक है, उसके अगेंस्ट लड़ा था। ऑल ज्वाइन द वार इंथुस्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। हर कोई लड़ाई में इसलिए ज्वाइन किया था ताकि तुरंत जीत जाए। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार कुड स्ट्रेच ऑन, मतलब किसी का अनुमान नहीं था कि लड़ाई 4 साल 5 साल तक चल जाएगा। इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑल इट रिसोर्सेज। जर्मनी मेड इनिशियल गेन बाई ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी जो है शुरू में जीत रहा था इस लड़ाई में, ठीक है। फ्रांस और बेल्जियम को यहाँ पे कब्जा किया था वो।
फ्रांस और बेल्जियम के कुछ हिस्से पर उसका कब्जा हो गया था। हाउएवर द अलाइज स्ट्रेंथेंड बाय द यूएस एंट्री, लेकिन 1917 में यूएस का एंट्री हुआ और बाजी यहाँ पे पलट गया। पहले जर्मनी वाला टीम जीत रहा था, यूएस का एंट्री जैसे ही 1917 में हुआ अब ये लोग जीत गए, जो हार रहा था वो लोग जीत गया, जिसके कारण जर्मनी का हार हुआ, है ना। सेंट्रल पावर, जर्मनी जो सेंट्रल पावर के टीम से था, यहाँ पे दो टीम थे, एक तरफ थे अलाइज, एक तरफ थे सेंट्रल पावर, है ना। तो ये दो टीम में पहले सेंट्रल पावर जीत रहा था, लेकिन 1917 में यूएस की एंट्री के साथ ही अलाइज लोग जीत के सेंट्रल पावर हार गया। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ इंपेयर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टी टू रिकास्ट जर्मनी पॉलिटी। तो क्या करें कि जर्मनी का जो इंपेरियल मतलब राजा था उसका डिफीट हुआ लड़ाई में, इसके कारण से वहाँ पे जो काफ़ी लोग थे जो पार्लियामेंट्री पार्टी चाहते थे, जब मतलब जर्मनी के पॉलिटी में पार्लियामेंट जैसा मतलब क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी टाइप सिस्टम लाना चाहते थे, तो उन लोगों को एक मौका मिल गया कि राजा यहाँ पे हार गया है, राजा को आपको रहने का कोई अधिकार नहीं, इस तरीके का बोलने लगे। तो उसी कारण से एक नेशनल असेंबली सेटअप हुआ। नेशनल असेंबली मेट एट वेमर, वेमर एक जगह का नाम है, एंड एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। तो वेमर में एक नेशनल असेंबली सेटअप हुआ और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। डिप्यूटीज वी आर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिस्टेक, तो जर्मन पार्लियामेंट जिसको रिस्टेक भी कहा जाता है उसके डिप्यूटी भी इलेक्ट किए गए ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अडल्ट यूनिवर्सल वोट कास्ट अडल्ट इंक्लूडिंग वीमेन। तो वीमेन को भी वोटिंग राइट यहाँ पे दिया गया। दिस रिपब्लिक हाउएवर नॉट रिसीव्ड वेल बाई टोन पीपल, हालांकि जो रिपब्लिक है इसको कई लोग यहाँ पे इसके बारे में सहमत नहीं थे, बिकॉज ऑफ इट टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट जर्मनी डिफीटेड द सेकंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इससे कई लोग सहमत क्यों नहीं थे, ये रिपब्लिक जो बना था, ठीक है, उससे सहमत, उसका रीजन क्या है कि एक पीस ट्रीटी साइन हुआ था, पीस ट्रीटी साइन हुआ था वर्साई में, ठीक है, विथ अलाई, यानी कि जो सेंट्रल पावर थे उसके अलाई के साथ एक पीस ट्रीटी साइन हुआ लड़ाई के बाद, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था उसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन हुआ था, जिसमें जर्मनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दोष लगाया गया। जर्मनी लॉस्ट इट ओवरसीज कॉलोनी, जर्मनी के पास जितना भी ओवरसीज कॉलोनी था, जो विदेशों में इसका जो कॉलोनी था उसको छीन लिया गया, जिसमें इसका लगभग 1/10 पॉपुलेशन खत्म हो गया। जर्मनी के जहाँ पे 1/10 पॉपुलेशन रहते थे उतने एरिया को इससे छीन लिया गया, मतलब जर्मनी से छीन लिया गया, एक तरह से बोल सकते हैं जुर्माना के रूप में। 13% ऑफ टेरिटरीज, इसके टेरिटरी का 13% ले लिया गया। 75% ऑफ ऐसा रीजन ले लिया गया जहाँ पे इसका आयरन रिच था, कोयला जहाँ निकलता था, ऐसे मिनरल वाले रीजन को ले लिया गया, ठीक है। और ये दे दिया गया फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुआनिया को। द अलाइड पावर डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट पावर, जो अलाइड पावर थे, है ना, जो जीत गए थे उन लोग जर्मनी को यहाँ पे डिमिलिटराइज कर दिया। डिमिलिटराइज कहने का मतलब कि उनसे मिलिट्री कम कहा है कि आप लोग ज़्यादा मिलिट्री अब नहीं रख सकते हैं ताकि उनका पावर कम हो जाए। द वार गिल्ड काउच जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार, तो क्या करें कि जर्मनी को लड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे माना गया, ठीक है, हालांकि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल नहीं था लड़ाई के लिए, फिर भी ठीक है वार गिल्ट क्लॉज इसमें जोड़ा गया जिसमें जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया वॉर के लिए। डैमेज द एलाइड कंट्री सफर्ड, और एलाइड कंट्री के जो भी डैमेज हुआ है, एलाइड कंट्री जो जीते हुए देश थे उनको जो भी डैमेज हुआ है उसको उस डैमेज का जिम्मेवार माना गया जर्मनी को। जर्मनी वाज फोर्स टू पे कंपनसेशन, तो उस जिम्मेवारी के बदले कंपनसेशन यहाँ पे मुआवजा देने को बोला गया कि जो भी तुम डैमेज किया हम लोग को लड़ाई में उसका कंपनसेशन दो। तो जो यूरो में 6 बिलियन था, तो उस आज भी ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, उस समय तो आज 1918 आज के 100 साल पहले और बड़ा अमाउंट हुआ होगा, 6 बिलियन। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स इज रिनलैंड, तो रिनलैंड एक जगह था जर्मनी का, वहाँ पे अलाइड के आर्मी आके कब्जा कर लिए, ठीक है। मैनी हेल्ड द न्यू वेमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल, तो जब ऐसा ट्रीटी साइन हुआ तो कई लोग यहाँ पे बोलने लगे कि राजा ही ठीक था, है ना, उसके रहते इतना ऐसा ट्रीटी साइन नहीं होता, जर्मनी के ऊपर इतना ज़्यादा कब्जा नहीं किया जाता, ठीक है। जो वेमर रिपब्लिक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यही यहाँ पे कमजोर है, इसी कारण से अलाइड लोग हमारे ऊपर चढ़ करके इतना ज़्यादा हम लोग से ले लिए यहाँ पे, है ना। द इफेक्ट ऑफ वार, लड़ाई का इफेक्ट क्या हुआ था, द वॉर हैज अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द इंटायर कंटिनेंट, तो जो लड़ाई हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, हालांकि उसका जो एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट काफ़ी पूरे कंटिनेंट पे था, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जर्मनी के ऊपर प्रभाव आया था, पूरे यूरोप में इसका प्रभाव आया था, फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली हर तरीके से। फ्रॉम अ कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर, पहले एक कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर के रूप में जाना जाता था, दूसरे को लोन देता था, यूरोप अब डेबिटर बन चुका था, कर्जा लेने वाला बन चुका था। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द साइंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। वेमर रिपब्लिक जो नया था, इसलिए यहाँ पे इन्फेंट वर्ड यूज किया गया। इन्फेंट यानी कि वेमर रिपब्लिक अभी हाल ही में जन्म लिया था, बोल सकते हैं, लड़ाई के बाद उसको यहाँ पे कंपनसेशन पे करना पड़े, ओल्ड एम्पायर जो काम करके गया था उसके लिए। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट, जो रिपब्लिक है यहाँ पे वार गिल्ट का बर्डन कैरी किया, नेशनल ह्यूमिलेशन का बर्डन कैरी किया, एंड फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन, और ये फाइनेंशियली इसका टांग तोड़ दिया गया कंपनसेशन मांग के। दोज हु सपोर्टेड द वेमर रिपब्लिक, जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उसमें मेनली सोशलिस्ट लोग थे, कैथोलिक लोग थे, डेमोक्रेट थे,
बिकम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल। तो जो कंजर्वेटिव लोग थे, मतलब जो राजा को पसंद करते थे, अब ऐसे लोग इन लोगों को टारगेट करने लगे जो वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया था उस समय 1918 में, है ना, जो सोशलिस्ट लोग थे, डेमोक्रेट लोग थे। दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल बोला गया, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रीटी साइन हुआ था नवंबर में हुआ था। द माइंडसेट हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930s एज वेल एज वी विल सून सी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट अ डीप इम्प्रूवमेंट ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। यूरोप के सोसाइटी में और वहाँ के पॉलिटी में एक काफ़ी गहरा छाप छोड़ के जाता है पहला जो युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड एबव सिविलियन। सोल्जर को जो है सिविलियन के ऊपर रखा जाने लगा। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। तो क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन और पब्लिसिस्ट जो थे अब ज़्यादा इस बात पे जोर देते थे कि जो आदमी है वो ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, मेन जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलिन होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। जो सोल्जर की लाइफ जो होता था उसको मीडिया ग्लोरीफाई करने लगा। जैसे आजकल आप देखते हैं कि जैसे एक बॉर्डर पे जो भी होता है उसको मीडिया ग्लोरीफाई करता है और करना भी चाहिए, है ना। तो ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय से ही हुआ था। द ट्रूथ हाउएवर वाज द सोल्जर्स लिव माइजरेबल लाइफ इन देयर ट्रेंचेज। हालांकि सच्चाई ये था कि सोल्जर जो थे काफ़ी बुरी स्थिति में वहाँ पे रहते थे, उनको खाने के लिए जगह नहीं था, मतलब उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं था, वो ट्रेंचेज में रहते थे, है ना। कभी कभी जो है ट्रैप्ड विथ रैट फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी सीलिंग। उन वो पॉइजनस गैस को कभी कभी फेस करना पड़ता था। एंड विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। लोगों के बीच में एक नेशनल वॉर प्रोपेगेंडा, एक नेशनल ऑनर, राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी तेज़ी से जागा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। वहीं वेमर रिपब्लिक के फेल होने के कारण, मतलब वेमर रिपब्लिक जब पीस ट्रीटी साइन किया इसके कारण से वहाँ पे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में एक लहर उठा, है ना। और जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप है, राजा का जो राजा का जो शासन था उसी के सपोर्ट में यहाँ पे एक लहर उठा, ऐसा बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। डेमोक्रेसी उस समय एक यंग आइडिया था, काफ़ी यंग आइडिया था, एक फ्रेजाइल आइडिया था। फ्रेजाइल का मतलब कि काफ़ी एक बोल सकते हैं कि ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला आइडिया था। विच कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटी ऑफ इंटर वार यूरोप। क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि पूरे यूरोप में एक तरह से लड़ाई छिड़ा हुआ था इस कारण से। अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में लोग पढ़ते हैं। द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ स्पेट्रिस लीग एंड द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवोल्यूशन रशिया। तो इसी समय, जिस समय वेमर रिपब्लिक बना था 1920 के आसपास, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के खत्म होते हैं, उसी समय रशियन रिवोल्यूशन याद कीजिए तो उस समय बोल्शेविक पार्टी रशिया में बना था। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वे आर एस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटीज़। तो कई सिटी में सोवियत यहाँ पे सेटअप किया गया था, सोवियत यानी काउंसिल सेटअप किया गया था वर्कर्स का। द पॉलिटिकल एटमोस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज विद डिमांड ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। तो बर्लिन में भी एक तरह के का डिमांड उठने लगा कि जिस तरह से रशिया में हो रहा उसी तरह का गवर्नेंस यहाँ भी लाओ, बोल्शेविक जैसा। दे अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथोलिक मेट इन द वेमर टू गिव शेप टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो दो अपोज टू दिस, जो इसका विरोध करते थे, तो जैसे सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट थे, कैथोलिक थे, वेमर में मिले एक दिन और यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का आइडिया यहाँ पे दिया। द वेमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइज्ड कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। तो जो वेमर रिपब्लिक थे, जो वेमर रिपब्लिक के यहाँ पे जो सैनिक थे, ठीक है, ये जो भी यहाँ पे लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उसको क्रश किया, कहने के मतलब उसको दबाया फ्री कॉर्प्स की मदद से। फ्री कॉर्प्स कौन लोग थे? जो लड़ाई लड़े हुए थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रदर्शन अच्छा किए थे। द एंग्लिसिस्ट एस्पेसिस्ट लेटर फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा सीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी सेटअप किया गया। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth become irreconcilable enemies and couldn't make common sense against Hitler. Both revolutionaries and militant nationalists carved for radical solution. क्या करें कि दोनों जो रिवोल्यूशनरी थे और मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, रेडिकल सोल्यूशन यहाँ पे निकाले। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज, रेडिकलाइजेशन करने मतलब कि लोगों को एक तरफ अपने तरफ झुका लेना या फिर लोगों को एक तरफ कर देना, उग्रवादी कर देना। कहने का मतलब ये कि किसी भी क्षेत्र में, है ना, किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो एकदम हाइपर कर देना, तो इसको रेडिकल बोल सकते हैं। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय 1923। तो 1923 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इससे पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन और ज़्यादा हुआ। जर्मनी हैड फाउट द वार लार्जली ऑन लोन्स। जर्मनी जो है लड़ाई लड़ा था प्रथम विश्व युद्ध में अधिकांशतः लोन लेकर के। एंड टू पे द वार रिपार्टेशन इन गोल्ड। वार का जो रिपार्टेशन था उसको गोल्ड में पे करना था। द डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट टाइम रिसोर्सेज वेयर स्कैर्स। तो क्या करे कि गोल्ड रिजर्व यहाँ पे डिप्लीट कर रहा था, कम हो रहा था, रिसोर्स का कमी था। 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे। तो 1923 में जर्मनी जो है जो कंपनसेशन पे करना था उसको पे करने से मना कर दिया। एंड फ्रेंच ऑक्यूपाइड लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। तो जब यहाँ पे कंपनसेशन पे करने से मना कर दिया कि हम कंपनसेशन नहीं देंगे, तो जो फ्रेंच लोग क्या किए कि इसका एक इंडस्ट्रियल एरिया था, रूड है काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है, आज भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, मतलब कि इंडस्ट्री वाला एरिया है रूड, ठीक है।
तो रूढ़ को ये कब्जा कर लिया टू क्लेम देयर कोल, और उसके कोल पे कब्जा कर लिया फ्रांस, क्योंकि ये कंपनसेशन नहीं दे पाया था। जर्मनी रिटेलिएटेड विद द पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। तो जर्मनी यहाँ पे क्या किया, पैसिव रेजिस्टेंस दिखाया, एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में पेपर करेंसी छाप दिया। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। तो इतना ज़्यादा पैसा छाप दिया कि जर्मनी का जो करेंसी था वो फेल कर गया। इन द अप्रैल द US डॉलर इज इक्वल टू 24,000 मार्क, इन जर्मनी 3,53,000। तो जैसे अप्रैल में देखा जाए तो US डॉलर 24,000, एक US डॉलर तो था 24,000 जर्मनी के पैसा के बराबर था। तो अब जुलाई में मात्र 3 महीने में 3,53,000, अगस्त में इतना चला गया, अब देख सकते हैं 46,21,000। तो जर्मनी के इतना सारा पैसा जो है $1 के बराबर हो गया। और दिसंबर जाते जाते तो और चला गया आगे, है ना, 9,88,60,000 समथिंग ऐसे। द फिगर है टू रन इन ट्रिलियन, से फिगर जो ट्रिलियन में जाने लगा। एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जैसे जैसे प्राइस मतलब कि जो पैसा का वैल्यू घटता गया, ठीक है, तो उसी तरह से सामान का वैल्यू यहाँ पे बढ़ता गया, प्राइसेस का वैल्यू बढ़ता गया। द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट होल्ड टू करेंसी नोट टू पाई लोफ ऑफ ब्रेड। तो एक ब्रेड खरीदने के लिए यहाँ पे गाड़ी पे रख करके पैसा ले जाना पड़ता था, ठीक है। और तो इससे इस तरह का जो सिचुएशन है, तो इससे दुनिया भर में सिंपैथी हुआ जर्मनी के सपोर्ट में, है ना, जर्मनी के साथ काफ़ी बुरा किया जा रहा है। द क्राइसिस केम टू नोन हाइपर इन्फ्लेशन। तो इस तरह के क्राइसिस को हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। सिचुएशन में प्राइस आज फेनोमेनली हाई, तो जैसे में जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उसका भी प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवेंट द बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस। तो अमेरिका यहाँ पे इंटरवेन किया जर्मनी को हेल्प करने के लिए, क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। एक डेविस प्लान लाया। तो याद रखिएगा डेविस प्लान जर्मनी के द्वारा लाया, जर्मनी के लिए लाया गया था अमेरिका के द्वारा। विच रिवर्क द टर्म्स ऑफ रिपार्टेशन एंड द ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट द ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का ईयर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। द ईयर बिटवीन 1924-28 सॉ सम स्टेबिलिटी। तो 1924 से 28 तक कुछ स्टेबिलिटी रहा। एट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड। हालांकि ये स्टेबिलिटी जो स्थिरता जो है ये भी बालू का स्थिरता था, मतलब कितना दिन तक स्थिर रहेगा कोई पता नहीं था। जर्मन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल रिकवरी वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। जो जर्मनी का इन्वेस्टमेंट था, इंडस्ट्रियल रिकवरी था, ये शॉर्ट टर्म लोन पे बेस्ड था, और खास करके यूएसए से जो लोन आया था उसी से बेस्ड था। दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉन द वेल वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश इन 1929। तो उस समय क्या हुआ कि अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज एक था, ठीक है, एक कम्प्लीटली क्रैश कर गया। तो एक इसके क्रैश करने के कारण इसका जो सपोर्ट था, शॉर्ट टर्म लोन था जर्मनी में, ये अपने आप क्रैश कर गया। फियरिंग फॉल इन प्राइसेज पीपल मेड फ्रंटिंग एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स। तो प्राइसेज गिरने के डर से क्या हुआ कि लोग अपने अपने शेयर बेचने लगे। ऑन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वेल सोल्ड। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का स्टार्ट था। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स 1922 to 32 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाई हाफ। 1929 से 1932 आते थे, यूएसए का नेशनल इनकम आधा हो गया। अब बताइए जो इसको लोन दिया वही जब स्थिति बुरा है तो इसका क्या होगा। फैक्ट्री शट डाउन, फैक्ट्री यहाँ पे बंद हो गया। एक्सपोर्ट गिर गया। फार्मर्स वेर बैडली हिट, स्पेकुलर विड्रॉ देयर मनी। जो भी मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग थे अपना मार्केट से पैसा निकालने लगे। द इफेक्ट ऑफ द रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और यूएस इकोनॉमी में जो पूरा रिसेशन आया था ये पूरी दुनिया में इसको महसूस किया गया। द जर्मनी इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी का जो इकोनॉमी था और भी ज़्यादा यहाँ पे बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40% एंड 1929 लेवल। 1929 के लेवल से देखा जाए तो 40% हो चुका था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 1932 आते आते। वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स एंड पेड रिड्यूस्ड वेज। वर्कर को अपना जॉब खत्म हो गया या फिर जिनका जॉब था उनको पेमेंट कम मिलता था। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंट 6 मिलियन। जो अनएम्प्लॉयड लोगों का जो नंबर था 60 लाख के आसपास हो गया। ऑन द स्ट्रीट ऑफ जर्मनी यू कुड सी मेन विद द प्ले कार्ड्स एंड आउट देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क, है ना। तो जर्मनी के स्ट्रीट पे इस तरीके से हो गया था कि लोग एक प्ले कार्ड लेके खड़ा रहते थे और बोलते थे कि हम लोग कोई भी काम करने को तैयार हैं। अनएम्प्लॉयड विथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली एट द स्ट्रीट कॉर्नर। अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार युवा थे आपको ताश खेलते हुए मिल जाएंगे स्ट्रीट के कॉर्नर पे। डिस्पेरेटली क्विड ऑफ द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एज जॉब डिसअपियर द यूथ लोग टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल स्पेयर फ्रॉम कॉमन प्लेस। क्या करे कि जॉब नहीं थे इस कारण से यूथ लोग जो है यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चल गए। जो यहाँ पे कम आम जनता का जगह होता था वहाँ से कम्प्लीटली वो डिस्पेयर कर गए। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटी एंड फियर इन द पीपल। इकोनॉमिक क्राइसिस का लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बन गया। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉय एंड पेंशनर सॉ देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इज वैल्यू। जो मिडिल क्लास के लोग थे, ठीक है, उनको अपना सेविंग कम लगने लगा, है ना, क्योंकि पैसा का वैल्यू घट गया। तब उनके पास जो भी सेविंग पहले था वो उसका वैल्यू भी घट गया। स्मॉल बिजनेस मैन द सेल्फ एम्प्लॉयड रिटेलर सफर्ड एज देयर बिजनेस गेट रून्ड। तो जो स्मॉल बिजनेस में थे, रिटेलर लोग थे, ये भी सफ़र किए क्योंकि उनका बिजनेस खत्म होने लगा था। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेयर फील्ड विद द फियर ऑफ
प्रोलेटराइजेशन है ना, एन एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू द रैंक्स ऑफ वर्किंग क्लास है ना। तो प्रोलेटराइजेशन एक तरह का एंग्जाइटी होता है जिसमें लोग अपने क्लास घटने से या फिर बोलते हैं अपना स्टेटस घटने से, अनएम्प्लॉयमेंट होने से, एम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयड होने से डरते हैं, उसको बोलते हैं। ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स एबव वाटर। क्या कह रहा है कि सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, मतलब जो सरकारी जॉब करते थे या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते थे, वही अपना सिर्फ हेड वाटर के ऊपर रख पाए, बाकी सब लोग डूब गए है ना। कहने का मतलब ये था कि बाकी सब लोग इससे प्रभावित हुए, बस वही लोग कम प्रभावित हुए। बिग बिजनेस वाज इन क्राइसिस, जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो क्राइसिस में थे। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस एंड वीमेन। जो बड़ा मास था पीजेंट्री का, ये इफेक्ट हुआ यहाँ पे शार्प फॉल, काफ़ी तेजी से यहाँ पे उसका प्राइस गिरा, एग्रीकल्चर प्राइस गिरा। वीमेन अनएबल टू फील देयर चिल्ड्रन स्टोमक वेयर फील्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। जो वीमेन अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाई, अपने बच्चों को पेट नहीं भर पाई है ना, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में यहाँ पे हुए। पॉलिटिकली टू द बेमर रिपब्लिक और फ्रेजाइल, पॉलिटिकली भी देखा जाए तो बेमर रिपब्लिक जो था काफ़ी फ्रेजाइल था। द बेमर कॉन्स्टिट्यूशन एट सम इनहेरेंट डिफेक्ट विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। बेमर का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें कुछ डिफेक्ट था जिसके कारण से अनस्टेबल था और डिक्टेटरशिप पे जाने के लिए वल्नरेबल था, मतलब कि यहाँ पे कभी भी डिक्टेटरशिप आ सकता था। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें एक पहला डिफेक्ट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय वन पार्टी अनदर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू रूल बाय कोएलिशन। द अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48, वहाँ का आर्टिकल 48 था जो भी एक डिफेक्ट के रूप में काम करता था। विच गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, जो इमरजेंसी इम्पोज करने का पावर देता था प्रेसिडेंट को। सस्पेंड सिविल राइट, सिविल राइट को सस्पेंड करने का पावर देता था, रूल बाय डिक्री। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द बेमर रिपब्लिक से 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एवरेज 239 डेज। तो जैसे इतने छोटे समय में वेमर रिपब्लिक में 20 कैबिनेट बन चुका था, यानी 20 बार वहाँ पे प्रधानमंत्री चेंज हो चुके थे। और जो सबसे ज़्यादा एवरेज टाइम यदि देखा जाए तो 239 दिन था एक सरकार का, ठीक। और अधिकांशतः आर्टिकल 48 जो इमरजेंसी वाला आर्टिकल था उसको अधिकांशतः यूज कर लिया जाता था। एट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, हालांकि क्राइसिस को मैनेज नहीं किया गया। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो क्राइसिस नहीं मैनेज होने के कारण लोग जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से अपना भरोसा खो दिए, ठीक है। और आगे इसका कोई सोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा था। अब हिटलर राइज टू पावर, तो इसी दरमियान हिटलर यहाँ पे पावर में आया है ना, हिटलर राइज टू पावर। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी पॉलिटी सोसाइटी फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ हिटलर राइज टू पावर। तो जो क्राइसिस आया था इकोनॉमी में, पॉलिटी में, सोसाइटी में, इसी कारण से हिटलर को अपने पावर में आने का मौका मिला। बोर्न इन 1889, 1889 में, ठीक है, 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्म लिया था। हिटलर स्पेंट यूथ इन पॉवर्टी, हिटलर जो है अपना बचपन जो था या फिर जवानी बोल सकते हैं गरीबी में गुजारा था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ये आर्मी में इनरोल किया, इनरोल्ड फॉर द आर्मी, एक्टेड एज मैसेंजर इन द फ्रंट, बिकम अ कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी। क्या कह रहा है कि आर्मी में इनरोल किया और एक मैसेंजर के रूप में, पहले शुरू में मैसेंजर के रूप में काम करता था, जहाँ पे लड़ाई हो रहा है वहाँ से, और जो आर्मी का जो जहाँ पे लोग डिपो होता था वहाँ से मैसेज पहुँचाने का काम करता था। उसके बाद एक कॉर्पोरल ग्रेड पे हुआ, कॉर्पोरल एक आर्मी का पोस्ट होता है। और उसके बाद काफ़ी मेडल ब्रेवरी के लिए जीता, काफ़ी बहादुर सैनिक बना। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, तो जर्मनी का जो डिफीट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा चिंतित हुआ, हॉरिफाइड हुआ एक कम्प्लीटली, इसको झकझोर के रख दिया। एंड द वर्साई ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और वर्साई के ट्रीटी होने से इसको और यहाँ पे इसको मतलब कि देखा कि हमारे देश के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ है। इन 1919 ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी, 1919 में एक पार्टी ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ही सब्सिक्वेंटली टूक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, रिनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तुरंत ये उसे पार्टी का ये अपने हाथ में ले लिया है ना पार्टी को, और उसका नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। यही पार्टी आगे चलकर नाजी पार्टी बना। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवारिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। क्या करें कि 1923 में हिटलर प्लान किया यहाँ पे बावारिया का कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए बर्लिन गया, पावर को कैप्चर किया। फेल्ड, ही वाज अरेस्टेड, ठीक है, वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाया, अरेस्ट किया गया। ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज, है ना, उसको जेल भेजा गया, बाद में छोड़ दिया गया। द नाजी कुडंट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल 1930, 1930 तक नाजी के पास उतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, मतलब जनता में उतना पॉपुलर नहीं थे। इट वॉज इन ग्रेट डिप्रेशन एट नाजिज बिकम अ मास मूवमेंट, ग्रेट डिप्रेशन के समय ही नाजिज्म जो है मास मूवमेंट बना। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स, जैसे 1929 के बाद बैंक कोलैप्स किया, बिजनेस अपने आप बंद होने लगे। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द मिडिल क्लास वेयर थ्रेटेंड विद डिस्टिट्यूशन। इन अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टार्ट होप्स ऑफ बेटर फ्यूचर, तो उसी समय नाजी अपना एक प्रोपेगेंडा फैलाया, अपना मैसेज लोगों में पहुंचाया, जिसके कारण से लोगों को एक बेटर फ्यूचर देखने को मिला, है ना। लोग यहाँ पे सोचने लगे, इस उम्मीद से नाजी को सपोर्ट करने लगे कि इस अच्छा, ये अच्छा आदमी है ना, इसको यदि सत्ता में लाते हैं तो अच्छा फ्यूचर हम लोग को देगा। इन 1928 नाजी पार्टी गोट नोट मोर देन 2.6% रिस्टेक, रिस्टेक में 2.6% नाजी पार्टी को मिला था। द जर्मन पार्लियामेंट, है ना, रिस्टेक जो जर्मन पार्लियामेंट है। बाई 1932 इट बिकेम द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी विद 37% वोट।
1932 में 37% वोट इसको मिल गया, है ना। तो देख सकते हैं 4 साल में कितना ज़्यादा इसके अंदर बदलाव आया था, मतलब कि लोग इसके कितने सपोर्ट में आ गए थे। ये नूरेमबर्ग का रैली का सीन है 1936 का। रैली लाइक दिस वेयर हेल्ड एवरी, और इस तरीके का रैली, इतने सारे लोग यहाँ पे रैली में बुलाए जाते थे और हर साल होता था, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वाज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नाजी पावर एज वेरियस ऑर्गेनाइजेशन पैरेडेड पास्ट हिटलर स्वर लॉयल्टी एंड लिसन टू द स्पीचेज। लोग यहाँ हिटलर के स्पीचेज को सुनने आते थे। हिटलर पावरफुल स्पीकर, हिटलर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पीकर था। हिज पैसन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, इसका जो पैसन और इसका जो वर्ड्स था लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करता था। ही प्रोमिस्ड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, एक प्रॉमिस किया था कि हम एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साई ट्रीटी, वर्साई ट्रीटी में जो अन्याय हुआ है उसको अंडू करेंगे, मतलब उसको हम नहीं होने देंगे। रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, जर्मन पीपल का जो डिग्निटी है उसको रिस्टोर करेंगे। ही प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क, जो जिनको यहाँ पे काम चाहिए उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और यूथ को एक सिक्योर फ्यूचर देंगे, ऐसा हिटलर का कहना था। ही प्रोमिस टू वेट आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेज एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कंस्पिरेंसीज अगेंस्ट जर्मनी, क्या कह रहा है कि जितना भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है जर्मनी में उसको रोकेंगे, जो जर्मनी के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेंसी हो रहा है उसको रोकेंगे। हिटलर डिवाइड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, एक नया स्टाइल का पॉलिटिक्स से डिवाइस किया था। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन, ये यहाँ पे समझ चुका था कि यदि लोगों को जोड़ना है अपने से तो उनके रिचुअल्स को, उनके जो कल्चरल प्रोग्राम है उनमें शामिल होने लगो। नाजी हेल्ड मैसिव रैली एंड पीपल मीटिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर, नाजी जो है बड़े बड़े रैली करते थे यहाँ पे हिटलर के सपोर्ट में। एंड स्टील अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, और लोगों में एकता के भावना को इंस्टॉल करते थे। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, इसका जो सिंबल था रेड बैनर, लाल कलर का बैनर था, उस पर स्वास्तिक का साइन होता था। द नाजी सैल्यूट एंड रिजलाइज राउंड्स ऑफ एप्लॉज आफ्टर द स्पीचेज वेर पार्ट ऑफ द स्पेक्टुलर पावर, जब भी हिटलर स्पीच देता था उसके बाद ये सब काम किया जाता था, सैल्यूट दिया जाता था। नाजी का सैल्यूट का अलग स्टाइल हुआ करता था, है ना। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर इज मसीहा, तो नाजी के प्रोपेगेंडा में हिटलर को मसीहा के रूप में, यहाँ पे एक सेवियर के रूप में पेश किया गया, ठीक है, जो लोगों को डिस्ट्रेस से निकालेगा ऐसा उसको बताया गया। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हु सेंस ऑफ डिग्निटी, एक ऐसा इमेज था जो लोगों को कैप्चर किया, यहाँ पे लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर किया। एंड और लोग यहाँ पे सोचने कि जो डिग्निटी, जो इज्जत उनको लड़ाई के पहले था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले था, उनको रिस्टोर हो जाएगा, है ना। अब आगे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी से। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।